अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं, एक तरफ लोड शेडिंग है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और बहुत सारा कर्जा भी है। इस पूरी सिचुएशन में IMF का लोन अप्रूव होता है। $1.25 अरब का ये लोन जो है ये हमारी तमाम तर मुश्किलात को हल करने के लिए काफ़ी होगा या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बाकायदा शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं अब्दुल्ला कादरी, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सितारा लेबल्स के डायरेक्टर भी हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो इस IMF के लोन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल्ला, मैं सबसे पहले तो आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि IMF की जानिब से जो लोन हालिया अप्रूव हुआ है, हम ये सोच रहे थे कि वो 3-4 अरब का लोन होगा और हमारे तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और हमने देखा कि $1.25 अरब का लोन अप्रूव हुआ आखिरकार। और डॉलर भी हमने देखा है कि 2-3 दिन से जो है उसकी स्टेबिलिटी उसमें आ रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है। लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक चीज़, या फिर आपको लगता है कि ये टेम्परेरी है और 2-4 महीने में इसका इम्पैक्ट ख़त्म होगा और हम फिर दोबारा ज़ीरो यानी वहीं पर खड़े होंगे जहाँ से हमने शुरुआत की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शराज भाई मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोन मिलने से पहले पाकिस्तान के हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बिजली की सूरत हाल आप देख लें, लोड शेडिंग देख लें, और स्पेशली अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग हो रही है। बिजली के रेट्स आप पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा लें, आप आम आवाम को उठा लें, जिससे मर्ज़ी आप जाके पूछ लें, हर बंदे का यही एक अलमिया है कि इलेक्ट्रिक रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्पेशली एक्सपोर्टर्स को तो समझ नहीं आ रही कि फ्यूचर में प्लानिंग जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हमने पकड़ने हैं वो किस रेट के ऊपर पकड़ने हैं। आप देखें कि जब तक एक्सपोर्टर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो एक्सपोर्ट किस तरह हमारी बढ़ सकती हैं। अब आपने यहाँ पे बात की जो लोन हमें IMF से मिला है, लोन हमें मिला है तकरीबन $1.25 अरब का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह आपने बात की, $3 से $4 अरब का। ये एक आप समझ रहे हैं कि एक बच्चे को आपने छोटी सी टॉफ़ी दे दी है, जिसके बदले में आप उससे ₹1 की चीज़ के बदले ₹1000 उससे ले रहे हैं। इससे आपकी इकॉनमी के अंदर थोड़ी सी लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, उसकी हमें रिज़ल्ट नज़र आया कि डॉलर का रेट थोड़ा सा, रुपीज़ जो है वो, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई उससे बिल्कुल कम नहीं हुई, रुपये का रेट अप्रिशिएट हुआ, क्यों कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आया। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको देखें, अब आपने देखा करंटली सैलाब आ गया, 70% ऑफ पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है उसके साथ। 30 मिलियन पीपल मिनिमम, मोर देन दैट, वो इफ़ेक्ट हुए हैं उससे। अरबों रुपए का नुकसान आपका हुआ है। अभी पिछले दिनों कल परसों एक फ़िगर सामने आई कि जो आज तक का लॉस हो चुका है उसको रिपेयर करने के लिए हमें $10 बिलियन दरकार है उसके लिए। उसके बदले में आप $1 अरब या $1.25 अरब आपको आ रहा है। आपकी तो सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब थी, सैलाब की वजह से आपकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई। $1.25 अरब से हमारी वो है जो लोन है हमने वापस करना है, जो लोन हमें वापस करना है, और लोन वापस करने का इंटरेस्ट रेट भी आप देखें वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हैं और हमने वो वापस करना है। तो आप सिचुएशन देखें कि लोन आ रहा है वो इफ़ेक्टिवली, दूसरी बात ये है कि वो इफ़ेक्टिवली यूज़ किस तरह उसको हमने करना है। एक तो अमाउंट बहुत थोड़ी है, इफ़ेक्टिवली हमने उसको यूज़ किस तरह करना है। पाकिस्तान की जो अब सैलाब की वजह से इफ़ेक्ट हो चुकी हैं चीज़ें, अब पाकिस्तान की सप्लाईज़ आप देख लें, कमोडिटीज़ की प्राइसेस आपकी, कल से प्याज की बड़ी मशहूरी हुई है कि कितना प्राइस आपको पता है वो ऊपर चली गई। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें की सप्लाईज़ जो हैं वो वहाँ से जो चीज़ें आ रही थी उनकी सप्लाईज़ डिस्टर्ब हो गई ट्रांसपोर्ट की वजह से, वहाँ पे उनकी पैदावार कम हो गई, ट्रांसपोर्ट, यानी कि 2-3 इफ़ेक्ट्स उसके आ गए। उसकी वजह से हमारी इकॉनमी, आपको लगता है कि अभी तो हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने हैं, अभी तो जब पानी उतरेगा तो अब हमें अंदाज़ा होगा कि हमने खोया क्या है, हमें हमारा लॉस हुआ कितना। अभी इसका अंदाज़ा हम अंदाज़न लगा रहे हैं कि इतना लॉस हो सकता है, जैसे आपने भी बताया कि $10 बिलियन हमें चाहिए दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये अभी ग्रॉस अंदाज़ा है, अभी हमें ये नहीं मालूम कि सर्टनली इतने पैसे लगने और नुकसान बेसिकली हमारी खेतों का, हमारी
जो फसलें हैं उसका हुआ कितना है? मेरे ख्याल में अभी हमें इसका सर्टेनली पता नहीं। अच्छा, आप देखें जो 10 अरब डॉलर आपने जो फिगर आई है वो आज तक का नुकसान है, जितना नुकसान हमारा हो चुका है। अब आगे हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि पानी कब तक क्लियर होगा, उसके बाद लोगों की रिकवरीज होंगी, फिर फसल उगेगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि और पानी या और बारिशें क्लाइमेट की तरफ से वो भी आ रही हैं कि नेक्स्ट मंथ शायद ही करीब और भी ज़्यादा इफेक्ट ये कर सकता है। अभी तो ये आज तक का नुकसान है, जब ये रिकवरी शुरू होगी तो फिर ये फिगर्स कहाँ की कहाँ जाएंगी, और इसके सामने आप देख लें 1.25 अरब डॉलर की क्या औकात है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें और आपके बिज़नेस के हवाले से बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त क्या फोरकास्ट कर रहा है आने वाले 1-2 साल के अंदर? 2023 में अभी सुनने में आया कि वज़ीर आज़म ने अभी बिजली के रेट्स जो हैं वो भी 9 सेंट दोबारा आप लोगों के लिए कर दिए हैं। तो क्या ये बिजली के रेट कम कर देना, IMF का लोन आ जाना, इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई यानी सनतकार को कोई पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे? अच्छा, आप देखें 9 सेंट की जो बात है, अनस्टेबिलिटी इतनी है बिज़नेस की। 30 जून तक 9 सेंट का जो रेट था वो एप्लीकेबल था, उसके बाद जुलाई के महीने में आपका वो एप्लीकेबल नहीं था। 1 अगस्त से वो दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन उसकी फिर अमेंडमेंट आ गई है इस वक्त, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं बाहर के मुल्क से, यूरोप से मिल रहे हैं, अमेरिका से मिल रहे हैं, रशिया वाली साइड से, जहाँ से भी हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, उनके लिए जो सप्लायर हैं वो पाकिस्तान भी सप्लायर है, बांग्लादेश भी उनका सप्लायर है, वियतनाम भी उनका सप्लायर है। इसका मतलब कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। जब वहाँ पे बांग्लादेश में या अदर किसी भी कंट्री में उसको प्राइसेस कम मिल रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, एक यूनिट की या एक टी शर्ट की या शर्ट की, जो भी हम उठा लें, उसकी जब कॉस्ट वहाँ पे कम होगी तो अल्टीमेटली उसका ऑर्डर वहाँ पे जाएगा। हमें जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, अब बांग्लादेश में लेट से यहाँ पे अगर $5 की मतलब कॉस्ट आ रही है और बांग्लादेश में 4 की आ रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसका ऑर्डर जाएगा। अब अगर वहाँ की भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, फिर जस्टिफाइड है, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ की प्राइसेस एक है, कॉस्ट एक है, तो हम जितनी मेहनत करेंगे हमारी क्वालिटी या और अदर फैक्टर्स के ऊपर हमें ऑर्डर्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं मिलेगी, अनस्टेबिलिटी इतनी हो गई कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने कॉस्टिंग बिजली की अगर करनी है, धागे की अगर कॉस्टिंग करनी है, या अगर गैस की कॉस्टिंग करनी है, वो किस रेट पे करनी है, क्या रेट मिलेगा हमें, हमने कितना मार्जिन रखना है, या मार्जिन तो चले अलहदा बात है, किस रेट की हमने ऑर्डर बुक करना है। जब हमें ये चीज़ पता ही नहीं है, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं, एक महीने और है, नेक्स्ट अगस्त के महीने में और है, जुलाई के महीने में और है, जून के महीने में और है, और डिफरेंट चीज़ों की जब हमें सर्टन ही नहीं है कि क्या कॉस्ट हमें प्रोडक्ट की पड़ेगी, तो हम किस तरह कॉस्ट के ऊपर की बेस के ऊपर प्राइस निकाल के कस्टमर को कोट कर सकते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि यूनानिमसली जो हुकूमत जो है वो आपको एक प्राइस के अंदर यूनिटी दे और खित्ते के अंदर जो प्राइस चल रही है वो चले, अदरवाइज पाकिस्तान खित्ते के अंदर अपनी जगह जो है वो खोने लगे। ज़ाहिर बात है, जब उनके लिए तो पाकिस्तान कोई रिश्तेदार तो नहीं है उनको तो जाहिर है, उनको तो जहाँ से चीज़ अच्छी मिली, सस्ती मिली, उन्होंने तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। आम आदमी को IMF के लोन से कोई पर्क्स एंड बेनिफिट्स पहुँचते हैं? नहीं पहुँचते मेरे ख्याल में। महंगाई तो कम नहीं होती, क्या कहेंगे? महंगाई ऑब्वियसली आप देखें कि महंगाई की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। इसमें ओवरऑल हम ये भी कह लेते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो रिसेशन में है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह की जब तक कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली बिज़नेस नहीं चलेंगे तो हज़ारों लाखों मज़दूर जो लेबर उस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले एक आध महीने में बहुत सारी कंपनी से अपनी जो लेबर है वो फारिग कर दिया बिकॉज काम नहीं है, या ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी मौजूद हैं, उन्होंने फारिग कर दी हैं। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट आवाम तक जा रहा है कि पहले तो आवाम पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जब बिज़नेस नहीं चलेंगे तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी फारिग हो जाएंगे, तो उससे फिर कैसे कंट्री ग्रोथ कर सके। सब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब्दुल्ला कादरी जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि ख़ित्ते के अंदर दीगर ममालिक हैं, बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडिया है, इसके अलावा दीगर ममालिक हैं, उनको जो उनकी हुकूमत प्राइस दे रही है बिजली की वो हमारी बिजली से बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो जब तक हमें सस्ती बिजली नहीं मिलेगी हम ख़ित्ते के अंदर कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, और अगर ख़ित्ते में कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा, एक्सपोर्ट डाउन होगी। एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे, या तो अपनी शिफ्टें आधी कर देंगे या तो फिर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करेंगे और डाउन साइजिंग करेंगे, और इससे फिर बेरोज़गारी का एक ऐसा सैलाब आएगा जो कि
जो सैलाब बलूचिस्तान, केपी और दीगर इलाकों में आया है, उससे कई ज़्यादा बड़ा सैलाब होगा, जो कि तमाम के तमाम मज़दूर तबके को, गरीब तबके को और जो मेहनत कश है उसको बहा ले जाएगा। अगर 2 से 3 लाख मज़दूर लेबर जो है फैसलाबाद की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो वो 2-3 लाख मज़दूर नहीं हैं, वो 2-3 लाख फैमिलीज़ हैं, उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे वाइफ्स हैं, उनके वालिदैन हैं। तो खुदारा इसका ख़याल करते हुए जो IMF का लोन है उसको सिर्फ ये समझ के कि हमें लोन मिल गया तो अब जो है पाकिस्तान खुशहाली की तरफ चल पड़ेगा, और फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा जो है वो इस चीज़ को बड़ा कुछ समझ रही है कि हमने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। तो ये जो है 2-3 महीने के इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और ये लोन है आपको वापस भी करना है। कारोबारी हजरात मज़ीद क्या समझते हैं इस पर गुफ्तगू और भी करेंगे, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं इस वक्त हम IMF के लोन प्रोग्राम के हवाले से, और इसके नतीजे में पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो हमने उठाने हैं और उससे हमने मुस्तफ़ीद होना है, उस पर गुफ्तगू जारी है। फैसलाबाद के ताजिर बरादरी, फैसलाबाद के सनतकार, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस लोन के हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या ये लोन जो है ये $1.25 अरब का जो है, ये क्या सिर्फ ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, या फिर इससे हकीकी तौर पर हम फ़ायदा उठा सकेंगे? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कैसर शम्स गुच्छा मौजूद हैं, जो कि फैसलाबाद में पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन जो है एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी, धागे की जो मंडी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। गुच्छा साहब, आपको मेरे इंट्रो से वैसे अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हकीकी तौर पर हम इस IMF के लोन से फ़ायदा उठा सकेंगे? ये जो डॉलर नीचे आ रहा है, क्या मज़ीद नीचे आएगा? ये सिर्फ ये कंसिस्टेंट रहेगा, या फिर ये टेम्परेरी खुशी है और ये ख़त्म हो जानी है और हमें फिर दोबारा से महंगाई का सामना करना है? और क्या इस लोन के फ़ायदे भी हमें मिलेंगे, यानी आम आदमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। पहली बात तो ये है कि अपना भट्ट साहब ने जो बताई है कि जी के ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर, और वाकई ये बात सही है कि $1.25 अरब जो है, ये तो मेरा ख्याल है ये हमारी इस वक्त जितनी जो महंगाई हमारे पाकिस्तान में है, डॉलर हमारा ऊपर प्लस जा रहा है, उस हिसाब से जो ये मैं समझता हूँ ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब जो चारों सूबों में है, बलूचिस्तान में, सिंध में, इस वक्त आवाम की इतनी बुरी हालत है। महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन पहले, और आपको पता है कि हर चीज़ जो है इस वक्त एक जो गरीब आदमी है वो कोई खाना भी नहीं वो खा सकता वो। अब तो पहले तो था ना बंदा जनाब के आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं बंदा वो भी इस्तेमाल कर रहा है, लग्जरी। अब तो कोई लग्जरी क्या, वो खाने का अपने घर अपना ख़र्चा नहीं पूरा कर। आप मुझे बताएं, एक आदमी जिसकी तनख्वाह 25,000 महीना है, उसका मुझे आप बजट बना के दिखाएं। वो अपना, मैं अपने कल प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि बजट बना के, हमें मुफ्ती इस्माइल साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि बजट बना के। बिल्कुल, मैं को 25,000, अगर जिस तरह आपने बेसिक सैलरी कही जी 25,000 रुपये, 25,000 में एक बंदा जिसके 4 बच्चे हैं, खुद है, मियाँ बीवी है, उसका घर जो है वो किराए पे है, उसका मुझे बजट बना कर दिखा दें मुफ्ती इस्माइल साहब, तो मैं उनको शाबाश दूंगा। ये कहाँ से, ये आप जो बाकी जो भैया कह रहे हैं IMF का जो प्रोग्राम आया है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि ये वक्ती तौर पे ये डॉलर वगैरह जो स्टेबल होगा, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ स्टेबल रहेंगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। उसमें उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है जो ये आसमानी आफत जो आई है, सैलाब जो आया हुआ है, उसकी वजह से उसकी तबाहकारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आने वाले वक्त में आज से महीना बाद, 1.5 महीने बाद आपको पता चलेगा कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान पर रहम करे। जो सूरत हाल है, मुझे हालात अच्छे नहीं लग रहे और इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आपको लग रहा है जैसे कि पानी जब उतरेगा तो उसकी रिपरकशंस पता लगेंगे, हमने नुकसान किया कितना है? अभी तो पता नहीं ना, क्योंकि अभी जिस फील्ड्स हैं, जितनी भी खेत हैं, जितनी भी फसलें हैं, उनके ऊपर पानी है। जब वो पानी उतरेगा एक दफ़ा, महीने 1.5 महीने बाद हमें पता लगेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। देखें, इस वक्त चारों सूबों में, जहाँ मेनली तो इधर बलूचिस्तान में है, सिंध में, जहाँ पे KPK में जहाँ पे जो सैलाब आया है, तो वहाँ पे हज़ारों एकड़ जो हमारी फसल खड़ी है वो सारी तबाह हो गई है। उसके साथ साथ हमारी जो रुई, हमारा जो एक बेसिक हमारा कॉटन जो हमारे पाकिस्तान में वाइट गोल्ड हमारा है, उससे कितनी हमारी स्पिनिंग मिलें चल रही हैं, उस स्पिनिंग मिलों में कितने मज़दूर काम कर रहे हैं।
वो मुझे बताएं, अगर ये क्रॉप सारी ये पैदावार इसकी नहीं होगी, सारी फसल तबाह हो गई है, तो सारी हमारी मिलें अभी सूरत हाल ये है कि हमारी 50% हमारी स्पिनिंग मिलें बंद हो गई हैं, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट हमारे बंद हैं, हमारी 50% ज़्यादा हमारी पावर लूमें बंद हैं। तो आगे जाके जब ये उनको ये फसल रुई नहीं मिलेगी तो सारी में ये स्पिनिंग बंद हो जाएगी, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें बहुत ही एक जिसको कहते हैं मसाके मईशत कि हम सब जो हमारे ताजर भाई हैं। मिसाके मईशत आप किससे डिमांड कर रहे हैं? कौन सी हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं? KP की हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, पंजाब की हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, सिंध की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, या वफाक से डिमांड कर रहे हैं? सारी अलग अलग है। बट साहब वो तो देखिए, हम तो मिसाके मईशत उससे कर सकते जो फेडरल में बैठे हैं, जो फेडरल में बैठे हैं जी, उनकी जिम्मेदारी है को बाकी सूबों में जिनकी हुकूमत है जैसे भी है उनसे जैसे भी उनसे करें जी, उनको उनसे आपस में एक इकट्ठे बैठें। हम ताजर लोग बैठे हैं फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स बैठे हैं, सबको साथ जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ बैठाएं और उनसे पूछें यार आप बताएं कैसे इंडस्ट्री को चलाना है, सारे कैसे मामला ठीक करने हैं। देखिए बंद कमरों में बैठ के ये फैसले करते हैं। हमारे आप जब भी हमारा बजट आता है कोई ताजरों को ये मशावरत में नहीं देते, सिर्फ उनसे मशवरा लेते हैं, बाकी फ़ैसला खुद करते हैं। अगर यही हमें बैठा के सारे हमसे ये फैसले हमसे पूछें, राय लें कि जी अब बजट आ रहा है उसमें टैक्सेस की क्या पोजीशन है, रेवेन्यू को क्या करना है, बाहर से इंपोर्ट की क्या सूरत हाल है, हमारी एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, ये हमारा करंट जो डेफिसिट ये हमसे कोई मशवरा नहीं करते, सिर्फ हमसे राय लेते हैं। हाँ जी बताएं ये कैसे करना है, हम ये कहते हैं ये कर दे, किसी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी अब तक हमारे पास नहीं है, हमें तो पता ही नहीं आगे इन्होंने कौन सी पॉलिसी आनी है। हम सोचते हैं जनाब हमने एक्सपोर्ट करनी है, हमने लोकल मार्केट में ये माल बेचना है, हमारा रेट ये है, पता चलता है वो 10 रुपये या 10 पैसे बिजली बढ़ गई है, गैस बढ़ गई है। तो हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कहीं पे है, कोई हुकूमत नाम की कुछ चीज़ नहीं है। जब तक ये चीज़ें सारी ये मैनेज नहीं करेंगे, सब चीज़ें ये नहीं अपना उसको करेंगे तो ये मसला। आइडियल पोजीशन आप क्या समझते हैं? हम समझ रहे हैं कि ये IMF का जो लोन अप्रूव हुआ है उसके बाद टेम्पररी तौर पर यानी आर्जी तौर पर हम देख रहे हैं कि डॉलर भी मुस्तहकम होना शुरू हो गया, मार्केट में हवा चल रही है कि महंगाई भी कुछ कम होगी। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर यानी परमानेंट अगर हमने महंगाई को कम करना है तो एक तो आपने मिसाके मईशत के हवाले से बात किया कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक साइन करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मज़ीद हल क्या बताते हैं? बीइंग बिजनेसमैन आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से कोई सरमायाकारी किसी सेक्टर में नहीं हुई, एक सेक्टर के अंदर भी नई सरमायाकारी नज़र नहीं आ रही है। ऑलरेडी जो सरमायाकारी कर चुके हैं बिजनेसमैन हैं वो अपनी सरमायाकारी मज़ीद रोके बैठे हैं कि कोई डॉलर स्टेबल हो तो हम मज़ीद जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें। तो हालात बेहतर होंगे कैसे? तजवीज़ क्या है, सजेशन क्या है, मशवरा क्या है? बट साहब ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। देखें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी एक स्टेबल हुकूमत चाहिए। स्टेबल हुकूमत, सारे सियासतदान इकट्ठे बैठें, सारा आपस में बैठ के मशवरा करें। जो अब KPK में कोई हुकूमत है, पंजाब में कोई हुकूमत है, मरकज़ में कोई बैठा है, ये इनकी आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, इनकी लड़ाइयों में हम फंस रहे हैं, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। ये अगर इकट्ठे बैठ जाएँ, आप आपस में जैसे मैंने पहले कहा है कि मसाके मईशत कर लें, तो बैठ के आपस में बातचीत करें तो हो सकता है कि हमारे मामला ठीक हो जाए। बाकी जो आने वाला वक्त है, आपके पता है कि सैलाब के बाद जो सूरत हाल बनी है, आज हमारी हर चीज़ तबाह हो गई है। हमारी इस वक्त बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हमारे रॉ मटीरियल जो बाहर से आते हैं वो डॉलर बढ़ने की वजह से इतने महंगे हो गए हैं कि हमारी मिलें सब बंद हो गई, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो, हमारा केमिकल महंगा, हमारा जितना टोटल रॉ मटीरियल जो बाहर से आ रहा है सारा महंगा हो गया। वो बताएं कि इतना महंगा रॉ मटीरियल लेके उसको फिर दोबारा हमने मेडस काम करना है, उसमें कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो डूइंग हमारा किस तरह हम सर्वाइव करेंगे, बहुत मुश्किल उसमें है। तो ये इस वक्त आप चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि हम TV के ऊपर शोज़ के अंदर इस वक्त सियासत के हवाले से देखें तो सियासी रस्साकशी चल रही है इस वक्त। हम कहीं नहीं देख रहे कोई एक पार्टी भी सोच रही हो कि यार सैलाब आया है, हम उनके लिए मुतहरिक हो जाए, एक पेज पर आ जाएं, अपने सियासी इख्तलाफात बाद में हम निबड़ लेंगे, जब मुल्क रहेगा तो सियासी इख्तलाफात रहेंगे ना। तो मुल्क को बचाने के लिए मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें जी, पहले पाकिस्तान, बाकी हर चीज़ बाद में, सियासत भी होती रहेगी, सारा कुछ होता रहेगा, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। तो हमारे जो लोग, जो हमारे सियासतदान हैं, ये कोई भी जमात हो, ये नहीं सोच रहे
पाकिस्तान का सोचें, अपने अवाम का सोचें। इस वक्त अवाम की जो बुरे हालात हैं इस वक्त सैलाब में गिरे हुए हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं, कोई पैसा नहीं उनके पास, कोई चीज़ नहीं। अगर ये सियासतदान बैठ के इकट्ठे बैठ के एक पेज पे बैठ के कोई फैसला करें कि नहीं हमने यार पहले अपनी अवाम के लिए सोचना है, अवाम को रिलीफ देना है, उसके बाद हमने अपनी सियासत करनी है, तो सबसे बेहतर जो मेरे ख्याल में जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये होना चाहिए कि सब सियासतदानों को आपस में बैठ के मशवरा करना चाहिए। सब जमातें, कोई सब पाकिस्तानी हैं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई तहरीक इंसाफ नहीं, कोई नून नहीं, सब पाकिस्तानी हैं और अपनी अवाम के लिए सोचें और अपनी अवाम के लिए जो बेहतर होता है वो काम करें। ठीक है, अवाम के लिए सोचना चाहिए। कैसर शम्स गुच्छा हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी सूतर की मंडी है, यानी धागे की मंडी है, उसको डील करते हैं और कारोबारी हालात को बड़े बारीक बीनी से जानते हैं और समझते हैं। हम सोच रहे थे, जैसे मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ताजर बरादरी, सनतकार, कारोबारी हजरात और एक्सपोर्टर्स जो बड़े खुश होंगे और कि IMF लोन अप्रूव हुआ है, एक बड़ी खुश आइंद बात है। लेकिन ये अप्रूव जो हुआ है लोन, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है और इस वक्त ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। लोन की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुल्क जो है वो बेहतर तरीके से एक राइट डायरेक्शन में, दुरुस्त सिमत में चल सकेगा। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। IMF का जो प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, बेसिकली ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और मुल्क की मैशत के लिए डूबते को तिनके का सहारा है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 से 3 दिन से जो है वो डॉलर की बढ़ती कीमतें जो हैं वो दोबारा से मुस्तहकम होना शुरू हुई हैं और डॉलर दोबारा से 218 रुपये पे आ चुका है और गालिबन इससे भी नीचे जाएगा। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल फिगर भी हैं, उसके साथ साथ कारोबारी हजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं कि जो इकॉनमी और जो मुल्क की मैशत है वो डगमगा रही है और इसको कहाँ पे स्टेबल देख रहे हैं और IMF का प्रोग्राम जो है इसमें किस हद तक हेल्प कर सकता है। शाह जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएगा कि इस वक्त जो IMF का जो प्रोग्राम है हमें अप्रूव हुआ है, उससे उसके बेनिफिट्स और उसके पर्क्स जो हैं वो क्या होंगे और क्या सनतकार और सनतें हमारी जो हैं उसके बेनिफिट्स और पर्क्स देखेंगी? सर, जिस तरह आपने कहा ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो यही वाली बात है। मसला ये है कि एक तरफ IMF प्रोग्राम, इसमें कोई शक नहीं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई सलूशन ही नहीं था, क्योंकि इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, फिर हमारे जितनी भी डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी की सारी जो है वो हमें कुछ ना कुछ इसमें लोन देना शुरू कर देंगी। लेकिन अल्टीमेटली ये सब लोन है। ये शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा असल टारगेट तो ये होना चाहिए था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, हमारी इंपोर्ट कम होती, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि पिछले महीने 25% एक्सपोर्ट कम हो गई है, तो ये $1.5 बिलियन जो है वो क्या करेगा? आपको पता है 25% एक्सपोर्ट कम होना किसी एक महीने में कितनी बड़ी ये अमाउंट है? ये तो एक महीना भी नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा तवज्जो जो है, ये एक हमें सहारा ज़रूर मिला है, ज़्यादा तवज्जो हमें इंडस्ट्री पे देनी चाहिए ताकि ये ट्रेड डेफिसिट कम हो। और इस वक्त सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हो गई है कि आपके सामने सैलाब है, हमारी कॉटन तबाह हो गई है, हमारी वेजिटेबल तबाह हो गई हैं, हमारे पास इंपोर्ट और बढ़ेगी। आज टमाटर नहीं है, आज वेजिटेबल जो 100 रुपये थी वो 400 पे चली गई है। तो ये इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, ये $1.5 बिलियन कुछ नहीं करेगा और एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। अल्लाह करे हमारे मुल्क पे कोई ख़ास रहमत हो और हम आगे बढ़ें। मुझे ये कोई बहुत फ्यूचर को अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मैं यही आपसे बात करने लगा, आप फोरकास्ट क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? फोरकास्ट कर अगले साल के लिए 2023 माली साल के लिए क्या फोरकास्ट कर? सर, आप पहले ये देखें ना, मैं फिर वहीं से बात करूँगा कि जहाँ पे गैस के रेट चले गए हैं, जहाँ बिजली के रेट चले गए हैं, आपको पता है कॉटन का जो इस वक्त बुरा हाल है। कॉटन हमारा वाइट गोल्ड है। जब हमारा वाइट गोल्ड जब स्लैब नहीं था तो
तो ये 7.5 मिलियन बेल हुई थी। अब सैलाब के बाद सिंध डूब गया, बलूचिस्तान डूब गया। आपको पता है बलूचिस्तान में इस वक्त अच्छी कपास होनी शुरू हो गई थी। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारा बिल्कुल, मुझे तो कोई बहुत ब्राइट, ये जो अभी कह रहे हैं ना कि जी हमारी, हम देखें 6% GDP पे चल रहे थे, अब ये 3.5 पे आ गए हैं। और ये जब ये पानी उतरा, ये मेरे ख्याल में, अल्लाह बेहतर जानता है, जब पानी उतरेगा तो पता चलेगा, मेरे ख्याल में ये 30-35 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का लॉस हो चुका है। उसकी रीज़न ये है, ये नॉर्मली क्या है ना 10 बिलियन डॉलर, ये सारा स्ट्रक्चर उड़ गया है। अभी तो पानी उतरेगा तो पता चलेगा। ये पूरी क्रॉप जो है इस सीज़न की अगले 3 महीने की वो तबाह हो गई है। तो मैं समझता हूँ फिर जो हमें कपास मिलनी थी वो हमने एक्सपोर्ट करनी थी, आज हमने कपास इंपोर्ट करनी है। हमारी मेजर टेक्सटाइल है, हमारा मेजर एग्रीकल्चर है, हमारे दोनों जो है तबाह हो गए हैं। हमारा देखें कोयटा से कोयला आता था वो नहीं आ रहा, हमारी सिंध से वेजिटेबल आ रही थी वो नहीं आ रही। अब हम इंडिया से या टर्की से या ईरान से जब हम फूड भी बाहर से इंपोर्ट करना शुरू करेगा, तो मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क को बचा, ये पाकिस्तान को जिंदाबाद कर दोबारा। हमने कोरोना में सरवाइव कर गए थे। कोरोना दुनिया की सबसे बहुत बड़ा एक अजाब था, बहुत बड़ा धचका था, हम उसमें सरवाइव कर गए थे। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोरोना से बहुत बड़ी आफत है और हमें इसका बहुत डट कर मुकाबला करना है। मैं इस वक्त अपील करता हूँ आपके सामने, हमारा चैम्बर जो है इसने 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। रात को हमारी पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है उन्होंने अपना मेरा 50 लाख से ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं, तकरीबन 1 करोड़ पे वो चले जाएंगे। हमारे स्टोर्स वालों ने कल 20-25 लाख का माल जो है वो जो है डीसी साहब को दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद 20-25 लाख का माल 1-2 दिन के बाद, आपने मेरे साथ इस बार जाना है, पिछली बार हमारे साथ मिसहैप हुआ है, आपने हमारे साथ इंशाल्लाह जाना है। वो आप बल्कि पॉइंट बताएं जहां हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं आपकी टीम का इंशाल्लाह हिस्सा बनूंगा। और हमने ये भी करना है और भी करना है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस मुल्क के बासी हैं और अल्लाह के फजल करम से हमने इसको आगे लेके जाना है। अब मैं डॉलर पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। डॉलर की इंस्टेबिलिटी रही है, हमने देखा कि 240 रुपये पर चला गया डॉलर, रुपया जो कमज़ोर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि डॉलर जो है वो संभलना शुरू हुआ जब हमें पता लगा कि IMF का प्रोग्राम आ रहा है और पॉलिसी आ रही है। अब डॉलर जो है वो दोबारा से हम देख रहे हैं कि 2-3 रुपये 4 रुपये नीचे आ गए, डाउन हो गए। तो ये कंसिस्टेंट कहाँ होगा? मुल्क, बाकी मुल्कों में डॉलर कंसिस्टेंट रहता है, एक जगह पर टिका रहता है, और उस डॉलर के टिके रहने के ऊपर हम ट्रेड करते हैं बाकी मुल्कों के साथ। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं? सर ये मैं फिर वही बात करूँगा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो डॉलर के साथ लिंक होता है। हमारी जो पहले डॉलर स्टेबल था आज से 6 मार्च से पहले, उसकी रीज़न ये थी कि हमारी जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, हमारी फॉरेन रिमिटेंस बढ़ रही थी, उसकी वजह से डॉलर कुछ स्टेबल हुआ था। अब जब हमारी दोबारा एक्सपोर्ट कम होंगी और इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, अभी जब फूड आइटम भी बढ़ जाएंगे, और आपको याद है ये कुछ दिन पहले दोबारा गाड़ियाँ और वो जिन आइटम के ऊपर पाबंदी लगाई थी वो सारी की सारी दोबारा अलाउ कर दिया है। तो ये डॉलर 113 से फिर 100, बल्कि ये था कि इंटर बैंक का रेट जो है उससे ओपन मार्केट नीचे थी। आज फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉलर 122 पे गया और ये 230 पे चली गई, ओपन मार्केट 230 पे चली गई। आज फिर वही हो रहा है कि ये मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल था कि IMF का प्रोग्राम जब मिला था तो ये डॉलर 200 से नीचे आना चाहिए था। लेकिन अब जो है प्रोजेक्शन लोगों को आ गई है, ये सैलाब है, इनका फ्यूचरिस्ट जो है वो कोई बेहतर नहीं है, इसलिए जो है डॉलर है अब वो यहाँ पे रुक गया है। ये मुझे नहीं लगता कि ये मज़ीद नीचे आए, मुझे नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रही हैं। अच्छा, ये भी बताएगा कि आपके रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल जब आपका डॉलर बढ़ता चला जा रहा था और रॉ मटेरियल में भी मुसलसल इजाफा हो रहा था, हम देख रहे थे कि आपकी इंपोर्ट जो है वो उसके ऊपर भी बोझ डल रहा था। लेकिन जब डॉलर स्टेबल होता है, डॉलर 240 रुपये से 213, 212 पे भी आ चुका है, लेकिन हमने देखा कि रॉ मटेरियल सस्ता नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? जब डॉलर बढ़ता है तो 1 रुपये भी बढ़ता है तो चीज़ें, रॉ मटेरियल जो है वो 10 रुपये महंगा हो जाता है, और जब डॉलर कम होता है तो कमी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सर ये अब मैं क्या कहूँगा, एज ए नेशन ये हमारा इशू है। जिस तरह के मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि ये जिस दिन सैलाब शुरू हुआ था तो टेंट जो है वो 6-7 हज़ार रुपये का था,
आज टेंट 24,000 का हो गया। तो ये हम एज ए नेशन हमें इस वक्त चाहिए। जिस तरह आपको याद है पूरी दुनिया में जब रोज़े आते हैं तो वो मुसलमानों के लिए महंगाई कम कर देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये वही एग्जांपल है। मैं स्वाए कि इसके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कौम में भी शऊर आए और ये भी जो है कोई आगे बढ़ने के लिए। कहते तो हम अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन हम में वो सफ़ात नहीं है। अल्लाह करे हम में भी वो सफ़ात पैदा हो। एक मैसेज सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब जो देना चाहें हमारी इंडस्ट्री को, हमारे सनतकारों को और ख़ास तौर पर हुकूमत को। सर मैं यही कहूँगा कि ये जो मुल्क है इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी पर एकड़ यील्ड बढ़ानी है। इस वक्त इमीडिएटली जैसे ही सैलाब नीचे आए तो ज़िम्मेदार को फौरी तौर पे लोन दें, उसको फ्री खाद दें, उसको फ्री बीज दें और उसको फौरी तौर की उसकी रिहेबिलिटेशन करें ताकि हमारा 3 महीने की फसल ज़ाया हो। 120 डेज़ ये क्योंकि राइस का वो सीज़न है तो इसमें नॉर्मली या हमारी इस वक्त वेजिटेबल का जो एरिया है वो 3 महीने की फसल ज़ाया होगी। तो कम से कम नेक्स्ट जो हमारी फसल है उसको हम बचा सकें। गवर्नमेंट को इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, दिस इज़ आवर सोल्यूशन और इसी से इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ना वो आगे बढ़ेगा। और हम कब तक इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर जो है वो गुजारा करेंगे? हमें इस बात पे सोचना है। अगर हमने अपनी अगली जनरेशन को बचाना है तो हमें भूखा रह के भी किसी तरीके से पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी, ये पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पर उसको कर्जा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमने फैसलाबाद के ताजरों की, कारोबारी हजरात की, सनतकारों की और एक्सपोर्टर्स की सबकी राय तमाम सेक्टर्स से लेने की कोशिश की है और आपको ये तीनों सेक्टर्स दिखाए हैं कि एक्सपोर्टर्स क्या समझते हैं, कारोबारी हजरात क्या समझ रहे हैं, ताजिर बरादरी क्या समझ रही है। और तमाम के सेक्टर्स जो हैं उनकी तरफ से यही हमें ओपिनियन और राय मिली है कि ये IMF का जो लोन है ये सिर्फ ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, ये आर्जी खुशी है। 2-3 महीने के बाद पाकिस्तान दोबारा उसी स्टेज पर खड़ा होगा जहां से इसने 3 महीने पहले शुरू किया था। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी पॉलिसीज़ और अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर गौर किया जाए और ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात के लिए जो 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी है उसको लॉन्च करने के ऊपर गौर किया जाए ताकि बेहतर तरीके से मुल्क की मैशत को जो है मजबूत किया जा सके। इसके साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।